हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एन इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी देखी थी, उस पर कुछ जोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी। साथ में हम लोगों ने देखा था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिया होता तो फील्ड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं फील्ड के। साथ में हम लोगों ने इस फॉर्मूले पर जुड़े जो क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस की थी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था पोटेंशियल से, उन सबकी कैलकुलेशन भी हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टू पार्टिकल सिस्टम दिए गए होंगे, दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम दिए गए हों, उनकी एनर्जी कैसे लिखते हैं। अगर थ्री चार्जेस दिए गए होते हैं सिस्टम में तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है। साथ में अगर एक्सटर्नल फील्ड पहले से क्रिएट है, उस फील्ड के अंदर अगर चार्ज प्रेजेंट है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखते हैं। साथ में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की थी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो फार्मूला क्या निकल के आया था। तो फार्मूला निकल के आया था W एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ अगर जाते हैं तो वो लिखा गया था डेल्टा U प्लस डेल्टा K। इस तरह से हम लिख सकते हैं अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें। कंजर्वेटिव फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन किया जाता है वो वेस्ट तो होता नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये हम लोगों ने फार्मूला देखा था, ठीक है। इस फार्मूले को हम लोग जनरलाइज करते हैं और अपने यूज के लिए बनाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि चार्ज को बहुत स्लोली मूव कराएंगे, तो चार्ज को अगर बहुत स्लोली मूव कराया जाएगा इसका मतलब क्या है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। स्लोली अगर स्लोली मूव कराएंगे तो यहां से क्या होगा, डेल्टा के की वैल्यू जीरो बन जाएगी, और डेल्टा के की वैल्यू जैसे ही जीरो बनेगी यहां से हम लोग ये देख पाएंगे कि डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होगा पॉइंट ए से लगा करके बी तक जाने में, वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। अब फर्दर अगर डेल्टा यू को इससे रिलेट करें तो क्या कह सकते हैं, यू बी माइनस में क्या लिख सकते हैं, यू ए। यहां पर क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कहां, ए से लगा करके बी। इस तरह से हम रिलेट करके लिख पाते हैं। इसी केस में अगर बात किया जाता है कि इंफिनिटी से किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर डिफाइन करते हैं इस पोटेंशियल एनर्जी को डब्ल्यू एक्सटर्नल के साथ, तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होगा इंफिनिटी से किसी पॉइंट आर तक या किसी पॉइंट मान लेते हैं पी तक, ये इज इक्वल टू में लगा के लिखा जाएगा, क्या होगा, W फाइनल होगा पोटेंशियल एनर्जी P की, माइनस U किसका होगा, इंफिनिटी का होगा। ऐसा लिखेंगे हम लोग। इसमें ये जो अजम्पशन होता है इंफिनिटी पर क्या होगा, इंफिनिटी पर उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं होगा, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो एज्यूम करेंगे। इसका मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी P के ऊपर, ठीक है। अब अगर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहां से हमारे पास निकल के आएगा W एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होगा फ्रॉम ए टू बी, या इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक आने में, या लिख लेते हैं ऐसे इंफिनिटी से किसी पॉइंट पी तक आने में, ये किसके बराबर लिखा जा सकता है, तो ये बराबर लिखा जा सकता है यू फाइनल के। यू फाइनल के बराबर हम लिख सकते हैं, इस तरह से रिलेट कर पाते हैं। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नहीं होता है, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ में ध्यान रखा कि चार्ज को जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराएंगे, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर ले जाएंगे, वहां पर काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेट जीरो रहेगी। तो जितना वर्क डन किया जाएगा एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वो टोटल कहां चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये तो एक्सटर्नल एजेंट का हो गया। अगर यहां से W इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कहां, इंफिनिटी से लगा करके R या P किसी पॉइंट P तक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये माइनस में बनेगा। माइनस में क्या बन जाएगा, डेल्टा U के बनेगा। कुछ इस तरह से हम रिलेट करके लिख पाते हैं, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो W एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करे या W इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करे, उसको हम इसके साथ रिलेट करके लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए, एक चार्ज को दूसरे चार्ज पर ले जाने के लिए, पॉइंट पर ले जाने के लिए जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लोली, ध्यान ये रखना स्लोली ले जाना है। अगर उसको ले जाएंगे, स्लोली नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, वर्क डन की कुछ
पार्ट चला जाएगा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो हम डेल्टा यू को डायरेक्ट वर्क डन से रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन किया जाता है वेस्ट नहीं होता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, आगे, और पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होती है? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती पोटेंशियल एनर्जी। और कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस is independent of path followed। जो भी पाथ फॉलो किया जाता है उससे इंडिपेंडेंट होता है। ये सिर्फ डिपेंड करेगा फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है चार्ज की। एक चार्ज को दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाया जाएगा, तो इनिशियली वो चार्ज कहां था, फाइनल में चार्ज कहां है, उन चीजों पर डिपेंड करेगा, लेकिन वो किस पाथ के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं इस बात से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके वर्क डन जो होता है, किया गया वर्क डन जो होगा, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी होगी तो इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं? कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहां से लिख लेते हैं। तो यूनिट अगर लिखें तो यूनिट क्या क्या लिखी जा सकती हैं? तो पहली यूनिट तो यही हो जाएगी कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं जूल होगा, जूल हो गया, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। साथ में एक और यूनिट होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो इसको ऐसे समझते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन या फिर किसी प्रोटॉन को अगर 1 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाता है तो क्या उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो होती 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो 1 वोल्ट पोटेंशियल लगा करके किसी चार्ज पार्टिकल में कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराया जाता है, तो वो किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन भी याद रखेंगे। और एनर्जी है तो एनर्जी कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है? तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ये, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ये। ठीक है, साथ में अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml2t-2। ये डायमेंशनल फार्मूला भी हो गया। तो ये वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट करता है किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, वो क्या होता है? वो सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहां से समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अलग अलग केस के लिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहला केस दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। अगर 2 चार्जेस दिए गए होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है? तो इसको हम लोग 2 अलग अलग केस में पढ़ते हैं, 2 अलग अलग मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। 2 अलग अलग मेथड क्या? पहला मेथड इधर लिखते हैं हम लोग, मेथड फर्स्ट। पहला मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या है? पहला मेथड ऐसा है कि यहां पर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया गया है, ये कैसा कुछ, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज दिया गया है क्यों, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, मान लेते कोई पॉइंट चार्ज ही है, सिंपल कोई पॉइंट चार्ज ही है। तो वो पॉइंट चार्ज कुछ इस तरह का है, यहां कहीं पर पॉइंट चार्ज क्यों है, ठीक है, और यहां कहीं पर एक चार्ज है, मान लेते हैं ये क्यू हो गया, इसको हम Q1 नाम दे देते हैं, और दूसरा क्या है Q2 है, ठीक है, दूसरा Q2 हो गया। इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r दे रखा है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी कितनी होगी, तो हम लोगों को पता है कि Q1 और Q2 हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं तो वर्क डन होगा, कौन सा वर्क डन होगा, इन्फिनिटी से इन्हें इन पॉइंट्स पर लाने में। अगर ये पॉइंट ए है मान लेते हैं और ये पॉइंट बी है, तो Q1 को पॉइंट ए पर लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा,
ठीक है। तो अगर अकेले लेकर के आएंगे तो इसे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां फील्ड पहले है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क डन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब Q1 आ चुका होगा, Q2 को लाया जाएगा, तो Q1 का फील्ड पहले से रहेगा, तो Q2 को रिपेल करेगा, वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, और वही इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझते हैं? मान लेते हैं कुछ इस तरह से कि यहां कहीं पर इंफिनिटी है, यहां कहीं पर इंफिनिटी है, दोनों चार्जेस इनिशियली यहां नहीं थे, ऐसे कोई चार्ज यहां नहीं है, तो दोनों चार्जेस अगर इनिशियली इनफाइनाइट पर हैं, तो इनफाइनाइट पर अगर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि पहले चार्ज को लेकर के आया जाए। जैसे Q1 चार्ज को लेकर के आते हैं कहां, इस पॉइंट A के ऊपर, यहां पर, तो जब इसे यहां लेकर के आया जाएगा, इसके यहां पर कोई फील्ड तो है नहीं, तो कोई फील्ड यहां है नहीं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा नहीं, तो हमें एक्स्ट्रा इसके फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब अगर W1 वर्क डन करना पड़ रहा तो वो वैल्यू 0 लिखी जाएगी। ठीक है। लेकिन जब Q1 यहां से यहां पहुंच जाएगा, अब ये Q1 यहां से यहां पहुंच चुका है, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं कि ये यहां से जा चुका है, इधर ये जा चुका, ठीक, ये यहां पर पहुंच गया। तो अगर यहां पर पहुंचा है और इसका वर्क डन 0 लिखा गया, इसको यहां पहुंचा देते हैं, तो ये हमारे पास यहां आ गया Q1। अब क्या हुआ, Q2 यहां है अभी भी, ये Q2 है इन्फिनिटी पर, इसको अगर लेकर के आते हैं B पॉइंट पर तो क्या होगा, तो B पॉइंट पर अगर हम इसे लेकर के आएंगे तो इसके साथ देखो क्या होने वाला है, जैसे जैसे इधर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रिपल्सन फोर्स इसे रिपेल करेगा। मान लेते हैं कहीं पर ये dx डिस्प्लेस हो जाता है और यहां से x डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो राइट साइड में होगा, लेकिन हमें वर्क डन निकलना है बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, कहां से कहां, इंफिनिटी से लगा करके किस पॉइंट तक है, तो वो पॉइंट हम R तक लेकर के आ रहे हैं। तो इसको बराबर करके क्या लिख सकते हैं, इसको यहां लाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं F एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन और इनटू में dx लिख देंगे। ठीक, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या होगा, फील्ड का फोर्स बाहर लगेगा, हमें अंदर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो F जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो लिखा जाएगा K, Q1 Q2 डिस्टेंस उस समय कितनी है x², तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अपोजिट इतना ही फील्ड लगाना पड़ेगा, तो उसे लिखते हैं माइनस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में x², और यहां पर हो जाएगा dx। इस पर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो इन्फिनिटी से लगा करके R तक की लिमिट लगेगी। ठीक, अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे -1/x बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर लिमिट रखेंगे तो ओवरऑल बनेगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R बनेगा। ये हो जाएगा W एक्सटर्नल एजेंट का, कहां, इन्फिनिटी से R पर अगर दोनों चार्जेस को लेकर, मतलब इस Q2 चार्ज को लेकर के आया जाएगा तो ऐसा होगा, और जब हम Q1 को लेकर के आ रहे थे W1 वो तो 0 निकल के आया था। अगर टोटल वर्क डन लिखें इधर, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू होगा W1 प्लस W2, ये W जितने भी लिखे गए एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन है, तो ये तो 0 हो गया, और इसका एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन करेगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R। इसका मतलब है कि जो वर्क डन निकल के आया है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो यहां पर निकल के आया है U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू में क्या निकल के आया है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई में R। तो याद रखेंगे अगर 2 पार्टिकल दिए गए हों, 2 चार्ज पार्टिकल दिए गए हों, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनको इन्फिनिटी पर ले जाएंगे, इन्फिनिटी से एक एक करके लेकर के आएंगे, फिर उनका वर्क डन लिखेंगे, पूरे वर्क डन को जोड़ देंगे, जो भी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। एक तो ये अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, सेकेंड अप्रोच ऐसे हम लगा सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगा करके। कैसे, यहां पर मान लेते हैं ये चार्जेस दिए गए हैं, ये ऐसा चार्ज है, ये Q1 है, और ये चार्ज जो यहां दिया गया है दैट इज Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं, जब ये इन्फिनिटी पर हैं, यहां कहीं पर इन्फिनिटी पर जब हैं, तो इन्फिनिटी से Q1 को लाएंगे तो उसे लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब Q2 को लेकर के आएंगे तो Q2 को लाने का मतलब यहां से यहां लाना, और यहां से यहां लाने में जो पर यूनिट वर्क डन होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज,
या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो किसके बराबर होता है, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके बराबर होगा, बी पॉइंट पर पोटेंशियल के। देखा भी था कि किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में फील्ड के अगेंस्ट पर यूनिट चार्ज जितना भी वर्क डन हमें करना पड़ता है उस पॉइंट पर वो पोटेंशियल होता है, इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब Q1 को लाया तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, मतलब W1 की वैल्यू क्या है, 0 है अभी भी उसी केस के लिए। अगर W2 लेकर के आए तो W2 को ऐसा लिखा जा सकता है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन होगा। तो अगर यूनिट को लाने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा, हमें लाना किसको, Q2 को, तो Q2 को लाना तो Q2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। समझ आया। अगर इस तरह से देखेंगे VB जो दिया गया है, VB क्या है, बी पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इंफिनिटी से लेकर के आया जाता है तो जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज वो भी होगा। और अगर ये पर यूनिट चार्ज का वर्क डन है और हमें क्यू चार्ज लेकर के आना है तो क्यू चार्ज से मल्टीप्लाई करा के उसका टोटल हम वर्क डन लिख सकते हैं। तो ये हो गया वर्क डन। इसको सॉल्व करें तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल, तो इस Q1 की वजह से यहां पोटेंशियल बनेगा, वो कितना लिख सकते हैं, वो होगा KQ1/R। इनटू में क्या बन जाएगा, देखो Q2 बन जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट निकल के आ रहा है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय में R। ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा क्योंकि पहला तो 0 है ही। तो यहां से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू टोटल वर्क डन जोड़ के लिख देंगे, तो जोड़ेंगे तो वही बनेगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। इस तरह से नोट कर सकते हैं। तो ये होता है, दो अलग अलग मेथड होते हैं। यहां पर वर्क डन निकाल लेंगे हम फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा करके, यहां पर हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगा करके। पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज वर्क डन होता है, तो अगर क्यू चार्ज को लेकर के आएंगे तो उस पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कराएंगे, टोटल वर्क डन मिल जाएगा हमें। तो दो अलग अलग अप्रोच होते हैं, दोनों अलग अलग अप्रोच लगा करके हम 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट है 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम दिए गए हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पोटेंशियल का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि फील्ड अगर फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो वर्क डन ज्यादा देखना पड़ेगा, फोर्स को पहले हमें अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए यूज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, 3 अलग अलग चार्जेस दिए गए हैं। मान लेते हैं यहां कहीं पर एक चार्ज है, यहां कहीं पर एक चार्ज है, यहां कहीं पर एक चार्ज है। ये हमारे पास Q1 चार्ज दिया गया है, ये Q2 है, और सपोज ये चार्ज Q3 दिया गया है। 3 अलग अलग चार्जेस दिए गए हैं, ठीक। इनके बीच का सेपरेशन लिख लेते हैं। तो इनके बीच का जो सेपरेशन दिया गया कुछ इस तरह से है, ये हो जाएगा इनके बीच का सेपरेशन। ये हो गया सेपरेशन इनके बीच का। तो 1 और 2 के बीच का सेपरेशन, इसलिए R12 लिख देते हैं। ये वाला सेपरेशन किसके किसके बीच का है, तो 2 और 3 के बीच का है, तो 2 3 लिख देते हैं। ये सेपरेशन किसके बीच का है, तो ये सेपरेशन दिया गया है 1 और 3 के बीच का, तो R13 लिख देते हैं। अब ये जो सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोगों को ये पता है इन चार्जेस को पहले इन्फिनिटी पर लेकर के जाना होगा। सबको इन्फिनिटी ले जाते हैं, यहां कहीं इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी से यहां से इसको यहां लाएंगे, ये ऐसा होगा। इन्फिनिटी से इसको हम यहां से फिर यहां लाएंगे, ये ऐसा होगा। इन्फिनिटी से हम इसको यहां से यहां लाएंगे, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसमें हमें W1 वर्क डन करना पड़ेगा, इसमें W2 और इसमें W3 वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लाएंगे तो सबसे पहले अगर बात करते हैं W1 के केस में, तो W1 के केस में अगर बात करें तो वहां पहले कोई चार्ज था ही नहीं, Q1 को लेकर के आए हैं तो वहां वर्क डन कितना होगा, 0 बनेगा। सेकेंड केस में चलते हैं। सेकेंड केस में अगर W2 की वैल्यू निकाली जाए, तो W2 की वैल्यू निकाली जाए तो इस तरह से कह सकते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू अगर ये चार्ज लिख दिया जाए तो इसको लाने में वर्क डन मिल जाएगा हमें। तो क्या लिखते हैं, इस Q1 की वजह से वहां पोटेंशियल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, KQ1 डिवाइडेड बाय में R12। ये तो हो गया इकाई, मतलब यूनिट चार्ज को अगर लेकर के आते हैं B तक तो, और ला किसको रहे हैं, तो Q2 को ला रहे हैं, ऐसा हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह से W3 निकाला जाए तो W3 निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सोच समझ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल अब 2 की वजह से बनेगा। ये दोनों आ चुके हैं ना, अब इसको हम निकालेंगे तो लिखेंगे
Q1 डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा, तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल बनेगा R13 और इसकी वजह से यहां जो पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा KQ2 और डिवाइडेड बाई में R23 बन जाएगा। ये तो बन जाएगा पोटेंशियल पॉइंट इस C के ऊपर जो भी होगा Q3 वाला पॉइंट, इनटू में अगर Q3 से मल्टीप्लाई करा दे, देखो यहां 3 का वर्क डन निकल आएगा, तो W1 W2 W3 निकल आए। एक बार फिर से समझा देते हैं। Q1 को लेकर के आएंगे तो पहले से फील्ड वहां कोई है नहीं, कोई वर्क डन नहीं होगा एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। लेकिन जब Q2 को लेकर के आएंगे तो Q1 आ चुका होगा, ये फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए जो निकाला गया वो निकाल सकते हैं, यही निकल के आएगा। तो देखो वही निकल के आया है यहां पर। लेकिन जब तीसरे वाले चार्ज को लेकर के आएंगे तो उसके साथ देखो क्या होगा, जब इसको यहां लाएंगे मतलब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाएंगे तो वर्क डन किसके बराबर होगा, वो तो इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। लेकिन लाग इसको रहे Q3 को, तो Q3 को मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसका पोटेंशियल लिखेंगे तो इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल बनेगा। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, जैसे इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा W नेट W क्या मिलेगा, तो वो मिल जाएगा देखो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा R12, ये हो गया, वो तो 0 है ही। इस वाले में 2 टर्म बनेंगी, K यहां बन जाएगा Q1 और ये बन जाएगा Q3, क्योंकि Q3 जाकर के मल्टीप्लाई होगा इससे, R13 बन जाएगा, प्लस यहां बनेगा K Q2 और यहां बनेगा Q3 और डिवाइडेड बाय में R23 बन जाएगा। तो अगर 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम दिया होता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में 3 अलग अलग टर्म आती है। ये फार्मूले हैं, याद रखना नहीं है, जैसे जैसे पेयर बनते जाते हैं उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख लेते हैं। कैलकुलेशन आगे देखेंगे तो देखेंगे कैसा लिखना आसान होता है। ठीक, तो ये हो गया 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए, ये हो गया 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए। अब अगर बात किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल रखे गए हो, मतलब फील्ड पहले से है उसमें चार्ज पार्टिकल भी रख दिया गया है, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जा सकती है, समझते हैं। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जैसे यहां पर फील्ड पहले से है, जैसे ये फील्ड है पहले से, ये फील्ड पहले से, ठीक है, ये फील्ड पहले से, और इस फील्ड के अंदर, या इसको हम लोग यूनिफॉर्म न बना करके कैसा भी बना लेते हैं, मान लेते हैं ये फील्ड बना हो कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से फील्ड बना हुआ है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाता है, ये चार्ज पार्टिकल सपोज क्यों है, और यहां जिस बिंदु पर रखा गया, जिस पॉइंट पर रखा गया है वो पॉइंट ए है, और इस ए पॉइंट का जो पोटेंशियल दिया गया है दैट इज VA, और VA की वैल्यू किसके बराबर है, V के बराबर है। तो अगर हम लोग यहां से वर्क डन निकालने की कोशिश करें तो वर्क डन क्या लिख सकते हैं, ये पहले से किसी फील्ड के अंदर रखा गया है, तो फील्ड के अंदर पहले से रखा गया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये फील्ड के अंदर अगर इसे रखा गया होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, Q इंटू में पोटेंशियल का डिफरेंस। हम लोगों को पता है पोटेंशियल का डिफरेंस जो लिखा जाता है डेल्टा V, तो ये लिखा जाता है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन डिवाइडेड बाय में Q, ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस। तो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस इस तरह से लिखा जाता है तो एक W एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो W एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालने के लिए क्या करना होगा, चार्ज से पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करा देंगे, लेकिन पोटेंशियल नहीं, यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट कौन होता है, इन्फिनिटी होता है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी। ठीक, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होता है 0, तो U इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q इंटू VA बनेगा, और VA किसके बराबर, V के, तो Q इंटू में क्या बनेगा, V बनेगा। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल पहले से किसी फील्ड के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है जिस पॉइंट पर रखा उसका पोटेंशियल इनटू चार्ज। इस तरह से सिंगल अगर चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख पाते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह पर 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड, अगर कोई चार्ज फील्ड पहले से एग्जिस्ट करता है और उसमें 2 चार्ज पार्टिकल रखे जाते हैं, जैसे एक चार्ज पार्टिकल यहां है, इसका चार्ज Q1 दिया गया है, पोटेंशियल है इसका VA क्योंकि पॉइंट A है, ठीक है, या V1 लिख लेते हैं, इसे V1 लिख लेते हैं, और यहां पर इनके बीच का सेपरेशन R है, यहां पर Q2 दिया गया है और ये पॉइंट B है, और यहां का पोटेंशियल दे रखा है V2। 2 अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं।
तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है जिस पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो वहां उसकी एनर्जी कितनी होती, Q इंटू V से लिखी जाती है। इसका मतलब है इसके पास जो पहले से एनर्जी आएगी वो क्या निकल के आएगी, Q का मतलब देखो कैपिटल Q से है तो कैपिटल Q1 इंटू V1 ये बनेगा, क्योंकि अभी एक सिंगल चार्ज पार्टिकल की एनर्जी लिखना सीखा, इधर Q इंटू V होती है। ठीक है, अब यहां पर इस वाले के केस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q2 इंटू में क्या लिखेंगे, V2 लिख देंगे, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक बात और समझते हैं, ये तो तब की है जब ये फील्ड में रखे गए हैं, लेकिन इन दोनों पेयर्स की वजह से भी तो पोटेंशियल एनर्जी बनती है, और वो क्या बनेगी, तो उसको ऐसे लिखते हैं ना, जब यहां पर इस पॉइंट पर ये जो B पॉइंट पर Q2 रखा गया है, इसको लेकर के आते हैं Q1 पॉइंट के ऊपर, तो इसको जब यहां पर लेकर के आएंगे तो कहेंगे यहां का पोटेंशियल तो VB दिया गया है या V2 दिया गया है, प्लस इस Q1 की वजह से भी तो पोटेंशियल बनेगा क्योंकि Q2 को लाए हैं हम, तो Q2 का पोटेंशियल बनेगा K, Q2 डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा, R बनेगा। इनटू में क्या लिखेंगे, तो इनटू में लिखा जाएगा Q2, ऐसा बनेगा। तो देखो ये वाला टर्म फिर बन रहा है, इसीलिए हम लोगों ने लिखा कि इसकी अलग ये पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, साथ में ये वाला भी एक पेयर बनेगा। इसका मतलब इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं, वो लिखा जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, R। ये तो बनेगा जब फील्ड ना हो तो भी दो चार्जेस ही रखे हों, लेकिन पहले चार्ज के लिए भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई, V1 Q1 प्लस यहां पर V2 Q2 बन जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास आ रही होगी। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V लिखी जाती है, उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है V। तो इस केस में इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये उम्मीद है कि फार्मूला समझ में आया होगा। अगर इसी तरह से 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम दिए गए होते हैं तो उसकी कैलकुलेशन भी हम बड़े आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर फिर से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। Q1 यहां पर रखा गया है, तो Q1 की सिंगल चार्ज पार्टिकल मानकर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, वो होगी Q1 V1। जब Q2 को यहां लाया जाएगा तो यहां का पोटेंशियल VB है, और इसकी वजह से यहां जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, मतलब जो एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी, Q2 इंटू V2, या ऐसे भी समझ लेते हैं, इसको जब लेकर के आ रहे होंगे तो B पॉइंट का पोटेंशियल इंटू चार्ज Q2, तो पोटेंशियल क्या होगा, V2 तो पहले से है, लेकिन Q1 आ चुका तो Q1 का भी पोटेंशियल लिखेंगे, तो Q1 का भी पोटेंशियल यहां लिखा जाएगा, यहां Q1 है, ध्यान रखना है, ये जो लिखा गया है या Q1 लिखा गया था, Q1 का पोटेंशियल प्लस V2 B पॉइंट का पोटेंशियल हो गया टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट B, इनटू में लिखा जाएगा Q2। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू निकल के आ रही होगी। ठीक है, यहां एक क्वेश्चन दिया गया है, 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। इस चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी कितनी होगी। तो लिखना बहुत इजी है, ये A हो गया, ये A हो गया, यहां पर नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे पहले वो देखना। यहां इन्होंने ऐसा तो कहा नहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे रिलेट करके। 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी लिखना आता है Q1 Q2 बाई R। तो अगर यहां से देखा जाए एक पहला पेयर ये बनेगा, देखो इसको ऐसे समझते हैं, पहला पेयर देखो ये बनेगा, ठीक है, और दूसरा पेयर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो यहां से ये एक दूसरा पेयर बनेगा 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम का, और एक तीसरा पेयर भी बनेगा, तीसरा पेयर कह लेते हैं कुछ इस तरह का बनेगा, ये ऐसा, ये चार्ज पार्टिकल सिस्टम। तो 3 अलग अलग पेयर बन रहे हैं। तो पहले पॉइंट का अगर हम आंसर लिखें यहां से, सॉल्यूशन ए पॉइंट का सॉल्यूशन क्या है, कह रहे हैं टोटल एनर्जी बताओ, तो तीनों की अलग अलग केस में लिखेंगे। तो U सिस्टम जो लिखा जाएगा, पहले का बनेगा देखो K Q1 Q2, तो Q1 Q2 में Q इंटू Q स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाय में A बनेगा। इसी तरह से 3 बार ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। देखो K Q1 स्क्वायर बाई A पहले का, K Q1 स्क्वायर बाई A दूसरे का, K Q1 स्क्वायर बाई A तीसरे का बनेगा। हो गया, 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी अभी हम लोगों ने निकाला, क्या होती है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय में R होती है, U इज इक्वल टू, अगर यहां चार्ज पार्टिकल Q1 दिया गया है,
यहां चार्ज पार्टिकल Q2 और इनके बीच का सेपरेशन R है। तो यहां दो अलग अलग पेयर में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, पेयर बना लिए, कौन कौन से पेयर बनने उन सारे पेयर की एनर्जी लिख दिया, ये निकल के आई। अब आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ द ट्राइंगल टू A/2। कह रहे हैं कि A/2 कर दी गई है इसकी साइड, मतलब क्या है, ट्राइंगल पहले जैसा था वो ऐसा नहीं है। तो ट्राइंगल पहले जैसा था वो ऐसा नहीं का क्या मतलब है, पहले ट्राइंगल कुछ इस तरह का था, ठीक है, और अब ट्राइंगल हो गया कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का ट्राइंगल हो गया। तो अगर कुछ इस तरह का ट्राइंगल हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाली साइड अब कम पड़ गई हैं, छोटी हो गई हैं। पहले ये A था, ये A था, ये A था, अब ये क्या हो गया, A/2 हो गया। लेकिन अभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहां पर भी 3 पेयर बनेंगे अलग अलग। यहां पर अब Q चला गया है, Q यहां चला गया है और Q यहां चला गया है, 3 अलग अलग पेयर बनेंगे। तो इनको हम यहां से लिखते हैं पॉइंट B के अकॉर्डिंग। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो वर्क डन तो कुछ हो रहा होगा ना। तो वर्क डन अगर निकालना चाहते तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही तो होता है वर्क डन, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लेते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, डेल्टा U। पहले पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास दे रखी, बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी U फाइनल वो निकाल लेते हैं। तो बनेगा 3 और यहां बन जाएगा Q² डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो बन जाएगा A/2 को यहां कर देते हैं डिवाइडेड बाय इंटू 2। तो ये बनेगा देखो 6, ये बनेगा 3। तो अब ज्यादा हो गई, पहले कम थी, तो इसको ऐसे लिख देते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल हो गया देखो 6K² डिवाइडेड बाय में A, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3K² डिवाइडेड बाय में A। ये पहले, ये बाद की, ये पहले की है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 3K² बाई A, ठीक है। ये दूसरा जवाब हो गया। आगे कह रहे हैं इफ द चार्जेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द सोन position and each of them has the same mass m, then find the speed of each particle when they lie on the triangle of side 2a। एक अलग क्वेश्चन बना दिया, कहा कि अब क्या हो रहा है, इनको रिलीज कर दिया गया। यहां पर जिस पोटेंशियल एनर्जी के साथ ये बंधे हुए ना, इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो रहा होगा, अब इनको रिलीज कर दो। जैसे रिलीज करोगे क्या होगा, सेम वेलोसिटी से बढ़ने लगेंगे, क्योंकि नेट फोर्स सब पर सेम लगेगा, और सब पर सेम लगेगा तो वही कह रहे हैं सबकी वेलोसिटी बताओ जब वो 2 साइड वाले ट्राइंगल पर पहुंचते हैं। इसको नए पेज पर करते हैं इस तरह से। ये कुछ इस तरह का दिया गया है, ये ट्राइंगल दिया गया था, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं जो ओरिजिनल ट्राइंगल था, ये ओरिजिनल ट्राइंगल था। क्या होगा अब कि ये चार्ज यहां पहुंच गया है, तो इसके पास अब इधर की तरफ वेलोसिटी भी आ जाएगी, इसके तरफ ये वेलोसिटी भी आएगी, चार्ज क्यों होगा, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी, v चार्ज क्यों है, मास m दिया ही गया है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। साइड लेंथ अब हो गई 2a, तो ये हो गई 2a, ये भी 2a हो गई और ये भी 2a हो गई, ये a दे रखी थी। अब हमें क्या करना है, जब बाहर जा रहे होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग इसे। यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो वो कहता है U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर में क्या लिखते हैं, U फाइनल प्लस K फाइनल। ऐसा लगा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो क्या बनेगा, U इनिशियल हम लोगों को पता है कितना आया था, 3K² डिवाइडेड बाय में A। शुरुआत में कोई चल रहा नहीं था तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। यहां पर U फाइनल अगर लिखेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम्स यहां लिख देंगे देखो K² और डिवाइडेड बाय में क्या लिख देंगे, तो ये लिखा जाएगा देखो 2a, क्योंकि साइड लेंथ अब 2a हो गई है, और प्लस में लिखा जाएगा 3 टाइम्स यहां बनेगा हाफ mv², क्योंकि तीनों की एनर्जी हाफ mv² बनेगी, मल्टीप्लाई करा लेंगे 3 से। देखो हर जगह से 3 कैंसिल हो रहा है, यहां से 3, यहां से 3 और यहां से 3 कट गया, ठीक है।
अब इनको सॉल्व करते हैं तो बनेंगे क्या, तो सॉल्व करेंगे तो यहां से देख सकते हैं ये लिखा है के क्यू स्क्वायर बाई ए और ये क्या लिखा है माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू में क्या लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, v की वैल्यू ही हमें चाहिए तो देखो I1 लिखा या आधा लिखा तो ये बनेगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर और अगर यहां 2 से 2 कैंसिल होगा तो v इज इक्वल टू बनेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में एम ए का स्क्वायर रूट बनेगा। ये हो जाएगी वेलोसिटी जब वो उस वर्टेक्स पर पहुंचेंगे जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड लेंथ होगी वो 2a हो जाएगी तो वहां से वेलोसिटी निकल के आएगी के क्यू स्क्वायर बाई एम ए का मतलब यहाँ a जो है वो साइड लेंथ है, नहीं एक्सेलरेशन समझ लें, साइड लेंथ है, ये साइड लेंथ है। ठीक, अब अगर इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज q व्हेन सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस बिकम्स 2r। क्या करना है, इसमें दे रखा है कि ये फिक्स चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज पहले यहां था, इसको रिलीज कर दिया गया, डिस्टेंस r थी, अब ये पहुंच जाता है 2r के ऊपर। तो कह रहे हैं कि ये बताओ उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब वो 2r पर पहुंचेगा। तो यहां पर भी हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कैसे, यहां पर लगाएंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं तो ऐसे लगाएंगे u इनिशियल प्लस k इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। अभी लगाया है u इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, तो दोनों रुके हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी k क्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय में r बनेगा। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही होगी। यहां क्या था, k i था। ठीक है, ये हो गया के Q1 Q2 बाई आर, जब ये यहां था और ये यहां था, रिलीज नहीं किया गया था। अब इनको कर देते हैं रिलीज, तो रिलीज नहीं किया गया था उस केस में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, कोई चल ही नहीं रहा था। फाइनली क्या होगा, 2r पर पहुंच गए तो इसे लिखते हैं के क्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 2r, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी कुछ इसके पास आ गई, ये तो चलेगा नहीं, ये फिक्स है, वो चलेगा तो वो चलेगा, तो क्या लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, मान लेते हैं v से चल रहा होगा, मास इसका m दिया ही गया है। तो अगर इनको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, यहां के क्यू बाई आर, यहां के क्यू बाई आर 2r, तो ये बन जाएगा, इधर आएगा के क्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में 2r इज इक्वल टू बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल होगा, इंप्लाइज दैट लगाएंगे, v की वैल्यू क्या बनेगी, तो ये बन जाएगी k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई में बन जाएगा mr। ये बनेगा हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कि अगर इसे फिक्स किया जाए, दूसरा वाला क्या कर रिलीज हो सकता है, मतलब फ्री टू मूव है, तो जैसे ये सिस्टम की इस मतलब चार्ज को छोड़ा जाएगा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ जाने लगेगा, जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएगा, जब ये 2r पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी के Q1 Q2 या के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई में mr होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां जो क्वेश्चन दिए गए, ध्यान ये रखना, ये जेई के कॉन्सेप्ट हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को समझते भी जाना है, इनका कॉन्सेप्ट नोट भी करते रहना कि कब हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, कब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, कब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, कब एंगुलर कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम कई बार लगाते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या लिखा जाएगा, देखो क्या है, ये चार्ज पार्टिकल यहां फिक्स है, दूसरा चार्ज पार्टिकल बहुत दूर से इसकी तरफ थ्रो किया जाता है विद वेलोसिटी u। तो अगर u वेलोसिटी से थ्रो किया जाएगा तो उसके कितने पास तक जा सकता है ये बताना है हमें। तो वो मान लेते हैं यार मिनिमम तक जा सकता है, जहां पर पहुंचेगा वहां की स्पीड 0 बन जाएगी, यहां पर आकर स्पीड 0 बनेगी और उसके बाद फिर क्या होगा, वापस लौटेगा, ऐसा तो है नहीं रुक जाएगा, 0 वेलोसिटी, उसके बाद फिर वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, रुकेगा तो है नहीं। तो यही होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसमें भी हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो अगर यहां से हम लोग लगाएं इसे तो क्या लिख सकते हैं, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, ऐसा लिख सकते हैं। u इनिशियल क्या है, u इनिशियल मतलब वो बहुत दूर है, ये यहां है 0 है, इसीलिए फार लिखा है, बहुत ज्यादा दूर है। इनिशियली क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m और ये लिखा जाएगा u स्क्वायर, क्योंकि u वेलोसिटी से m मास के पार्टिकल को इसकी तरफ थ्रो किया गया। फाइनली क्या होगा, r मिनिमम पर आ जाएंगे तो इसे लिखेंगे k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा r क्या होगा, r मिनिमम होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, प्लस
फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये चल नहीं रहा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वैसे ऑलरेडी जीरो है। लेकिन जब ये यहां पर पहुंचेगा आर मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर, वहां पर इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो बन जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो बनेगी तो वो जीरो हो गया। इसे सॉल्व करते हैं तो देखो आर मिनिमम क्या निकल के आएगा, 2k कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय में बन जाएगा देखो mu²। तो ये हो जाएगी क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किस में बदल चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में बदल चुकी होगी। दोनों को कंजर्व रख सकते हैं, मतलब यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल बी व्हेन इट ट्रेवल डिस्टेंस ए। पहले ऐसे रखे गए हैं, ठीक है, दोनों मूव कर सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। इस वाले केस में भी क्या है, फ्री टू मूव, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पर ये पहले सिस्टम बनाया गया, अब क्या किया गया, इनको रिलीज कर दिया गया। जैसे ही रिलीज किया गया तो कह रहे हैं कि जब ये ए डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब कि ये है इसका रेफरेंस लाइन, यहां से चलना शुरू करेगा। जब ये यहां कहीं पर पहुंचेगा, ये क्यू वाला चार्ज जिसका मास 2m दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज मास 2m है, जब ये ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो बताना है इसकी स्पीड कितनी होगी, ये चाहिए इन्हें। तो अगर ये इधर की तरफ चलेगा तो ये भी तो इधर की तरफ चलेगा, ऐसा तो है नहीं रुका रहेगा, तो चलेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो देखते हैं। यहां पर ये वाले डिस्टेंस ऑलरेडी ए दे रखी है इनके बीच की। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल जिसका मास क्यू मास मतलब चार्ज क्यू मास एम है, ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लेते हैं यहां कहीं पर पहुंच रहा है, यहां कहीं पर क्यों मास चार्ज है, मास m है, ये यहां पहुंच गया। अब ये कितने डिस्टेंस चलेगा, इस डिस्टेंस को देख लेते हैं। तो इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी हम लोग लगा करके भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर नेट जो फोर्स लग रहा वो तो जीरो है, सेंटर ऑफ मास क्या होगा उसी के हिसाब से एडजस्ट हो रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास में एक इक्वेशन पढ़ाई जाती है, mr जो निकल के आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो mr अगर कांस्टेंट होता है इसका मतलब क्या है, m1r1 इज इक्वल टू m2r2, ये केस बनेगा। तो अगर ये केस हम यहां पर लगाते हैं तो इसका मास दिया गया है इनिशियली, यहां पर देख लेते हैं 2m मास है, और ये कितने डिस्टेंस चल चुका है, a डिस्टेंस चल चुका है, इज इक्वल टू m2 वाले का मास m दिया गया है, ये कितने डिस्टेंस चला है, मान लेते हैं x चला है, तो x की वैल्यू देखो यहां से कितनी मिली, 2a। मतलब कि जो q वाला चार्ज जिसका मास 2m दिया गया है वो a चलेगा तो उधर वाला 2a चलेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एक्सेलरेशन से रिलेट करके कि एक्सेलरेशन जो होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो अगर जिसका मास ज्यादा होगा, मास किसका ज्यादा, इसका, तो अगर ये a चल रहा तो वो 2a चलेगा। जैसे समझना समझ सकते हैं, दो अलग अलग तरीके हैं। अब बताना क्या है, कह रहे हैं स्पीड बताओ b की, जब वो ये ऐसा हो रहा होगा। तो अब हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई है, x की वैल्यू किसके बराबर है, ये है 2a के बराबर। तो अगर ये 2a के बराबर डिस्टेंस हो गई, ये a के बराबर है। अब ये फाइनली यहां पर पहुंचे हैं तो मान लेते हैं इसके पास जो वेलोसिटी आ गई है वो क्या आ गई है, v, ठीक है। तो अगर इसके पास वेलोसिटी v निकल के आएगी तो यहां पर वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, उम्मीद है समझ में आया होगा, दैट विल बी 2v। यहां से देख सकते हैं, अगर हम यहां से ये r निकाल रहे हैं, r1 और r2 डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि अगर ये r2 चलता है, ये r1 चलता है, इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएंगी। वेलोसिटी का वही रेशियो होगा जो इनके डिस्प्लेसमेंट का होगा, तो वही ये निकल के आ रहा कि अगर वो v चलेगा तो ये 2v से चलेगा। अब हमें v चाहिए, क्या होगा, सबसे पहले एनर्जी जो थी बाद की एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं। तो पहले ये रुके हुए थे दोनों लोग, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, लगाते हैं ki ui प्लस ये इज इक्वल टू में लिखेंगे uf kf। इनिशियली क्या होगा, तो इनिशियली लिखेंगे k क्यू तो बन जाएगा k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में बन जाएगा a प्लस दोनों रुके थे जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब इनके बीच का सेपरेशन ढूंढो, देखो कितना है, यहां से यहां 2a, यहां से यहां a, फिर ये a 4a बन गया है। तो ये लिखा जाएगा k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 4a प्लस फाइनल एनर्जी, तो उसका बनेगा देखो हाफ m की जगह पर 2m इंटू में v स्क्वायर बनेगा, प्लस यहां लिखा जाएगा हाफ m इंटू v स्क्वायर, और v स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 2v का स्क्वायर।
ये निकल के आएगा हमारे पास रिलेशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी v की वैल्यू आ रही होगी वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले हमें ये देखना था कि अगर ये जो b पॉइंट वाला पार्टिकल है वो अगर a चलता है तो a वाला 2a चलता है, तो दोनों का रिलेशन मिल जाएगा। डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का है या डिस्टेंस का, जो भी कहना चाहें। जब उनको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का रेशियो वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो देखो 2a चल रहा है, इसका मतलब ये 2v वेलोसिटी से चलेगा तो ये v वेलोसिटी से चल रहा होगा। ये हो गई इक्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की, यहां से v की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, होमवर्क है, कर लेना। आगे है दूसरा क्वेश्चन, ये भी है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये अलग कॉन्सेप्ट है। अलग कॉन्सेप्ट में क्या है, दो चार्जेस दिए गए हैं, दोनों मूव कर सकते हैं। क्या किया गया, एक चार्ज है जो मूव कर सकता है, दूसरा चार्ज है जो बहुत दूरी से इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जब दूसरा चार्ज इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो क्या होगा, इसके पास कुछ स्पीड आने लगेगी, ये भी चलने लगेगा। तो वो इधर से आ रहा है, ये इधर की तरफ चल रहा है, वो इधर से आएगा, ये इधर आगे की तरफ चल रहा होगा। तो कब होगा ऐसा टाइम, वही बताना है कि मिनिमम इनके बीच का सेपरेशन कब होगा वो बताओ। तो मिनिमम सेपरेशन का मतलब ये है, एक चल रहा है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड से, एक रुका हुआ है। ठीक है, जैसे वो इसकी तरफ बढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये भी चलने लगेगा। तो इनके बीच का सेपरेशन तब होगा जब इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएंगी, क्योंकि इनकी वेलोसिटी सेम होंगी। उसके तुरंत बाद क्या होने लगेगा, जो ये इधर लिखा है ना कैपिटल क्यू, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी, तो ये आगे जाने लगेगा, डिस्टेंस फिर से बढ़ने लगेगी। मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच का जो डिस्टेंस आएगा, मिनिमम जो इनके बीच का सेपरेशन आएगा, वो केवल तभी मिल सकता है जब दोनों के दोनों चार्जेस सेम स्पीड से चल रहे होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वो बहुत दूर है, दूर होगा तो यहां से ऐसे लिख देते हैं, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। u इनिशियल क्या होगा, बहुत दूर है, 0 होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हाफ mv स्क्वायर बनेगी। v नहीं, u दिया गया है, u का स्क्वायर लिख लेंगे। फाइनल क्या बनेगा, तो फाइनल तब होगा जब या ये वाला पार्टिकल जो क्यू पार्टिकल मास m है, और दूसरा यहां पर पार्टिकल दिया गया है क्यू जिसका मास दिया गया है, यहां पर दूसरा पार्टिकल है क्यू जिसका भी मास m दे रखा, दोनों के मास सेम है, और इन पर चार्जेस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है। ये r मिनिमम होगा जब इसकी स्पीड इधर v हो जाए और इसकी स्पीड इधर v हो जाए, तब ऐसा होगा। अब इस केस को एनालाइज कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले u फाइनल लिखे तो क्या लिखेंगे, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय में r मिनिमम बन जाएगा, प्लस ये हाफ mv स्क्वायर, ये हाफ mv स्क्वायर, तो 2 इंटू में क्या लिख देंगे, हाफ mv स्क्वायर बन जाएगा। ये सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलने वाली है हमारे पास, ये बन जाएगा, देखो हाफ कैंसिल करवाना चाहे कैंसिल करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ। हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए होगा फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो बताना है। अब एक दिक्कत है, हमें भी पता नहीं, v निकाल लेते हैं ना, तो v निकाल लेते हैं ऐसे, दो चार्जेस चल रहे हैं, एक इधर आ रहा है, इधर धक्का दे रहा है, जा रहे हैं, दो चार्जेस जा रहे हैं। दोनों चार्जेस को अगर सिस्टम मान लिया जाए तो क्या इस सिस्टम के ऊपर कोई एफ एक्सटर्नल लग रहा, नहीं लग रहा होगा। तो अगर एफ एक्सटर्नल नहीं लगता है, हम लोगों को पता है एफ किसी भी सिस्टम के ऊपर एफ एक्सटर्नल अगर 0 हो जाता है नेट, तो क्या होता है, उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब जो उसका p होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, p कांस्टेंट हो जाता है। इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ या फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर ये कंडीशन लगाई जाए तो देख सकते हैं, यहां पर स्टार्टिंग के केस में ये चल नहीं रहा, ये चल रहा है, m मास का पार्टिकल u से चल रहा है। फाइनली दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, मतलब mv और ये mv बनेगा। इसका मतलब यहां से v की वैल्यू जो निकल के आने वाली है दैट विल बी u/2 बनेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब काम ये करते हैं, v की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां बन जाएगा k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू r मिनिमम बनेगा, और यहां पर लिखा जाएगा 2 से 2 का कैंसिल करवा देते हैं, नहीं तो लिखा रहने देते हैं, ये बनेगा हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 4। ये हमारे पास बनेगा। तो ये इक्वेशन निकल के आ रही है, इसको अगर जैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा,
ऐसा है, ये है mu स्क्वायर बाई 4, ये है हाफ mu स्क्वायर, तो यहां पर माइनस करवाएंगे mu स्क्वायर बाई 4 बनेगा, और ये किसके बराबर लिखेंगे, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई में r मिनिमम बनेगा। अब r मिनिमम लिखना है, वो लिख सकते हैं आराम से। क्या बनेगा, r मिनिमम इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहां पर 4 भी रहेगा डिवाइडेड बाई में mu स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक, तो इस केस में जब दोनों के दोनों चल रहे होंगे तो दोनों के दोनों मूव कर रहे होंगे, पहला मूव कर रहा हो दूसरे के रिपल्सन की वजह से, तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर एफ एक्सटर्नल नहीं काम कर रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, तो उसका एंगुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगला टाइप जो बनता है इसके ऊपर, वो बनता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है। कह रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ये भी ऐसा दिया गया, k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू की वैल्यू mu स्क्वायर डी दे रखी है। अब यहां से देखते हैं, जब ये चार्ज पार्टिकल इधर से अप्रोच करने की कोशिश करेगा इसकी तरफ, तो इसका फोर्स इस पर बढ़ता रहेगा, तो इसके पास जब आएगा कुछ इस रास्ते से देखो जा रहा होगा, ये ऐसा जा रहा होगा, ये इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, बना देते हैं डार्क बना देते हैं इसे। ये ऐसा जा रहा होगा, तो यहां पर ये सेपरेशन d था, जब यहां से मुड़ेगा, तो यहां से जब मुड़ेगा तो देखो ये डिस्टेंस आएगी, इसकी मिनिमम डिस्टेंस यही होगा r मिनिमम, और इस समय इसकी वेलोसिटी इधर आएगी, देखो या इसको हम इसी से बनाते हैं, इधर इसकी वेलोसिटी आने वाली है, ये वेलोसिटी मान लेते हैं v है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल इस पार्टिकल की तरफ अप्रोच करता है, इनके बीच का पहले कुछ सेपरेशन दिया था वो d है, इधर अप्रोच करेगा, तो हम लोगों को ये पता है जब ये इधर की तरफ अप्रोच करेगा ये रिपेल करेगा, रिपल्सन की वजह से इसका पाथ डेविएट होगा, और डेविएट होगा तब ये r मिनिमम यहां बनेगा, इसी r मिनिमम की वैल्यू चाहिए हमें, समझते हैं। अगर बात किया जाए कि जो ये चार्ज पार्टिकल यहां पर है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इस वाले चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जब ये यहां होगा तो फोर्स देखो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, जब ये यहां इस बीच में कहीं आएगा तो फोर्स देखो इस डायरेक्शन में लगेगा, जब ये यहां आएगा तो देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है, ऐसा हो रहा है। जब ये यहां आगे पहुंचेगा देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। एक काम करते हैं ना, यहां पर जो भी कुछ हो रहा है उसमें इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं ये हमारा POR है। POR का मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो अगर ये पॉइंट ऑफ रोटेशन मान लेते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया, तो अगर ये खुद पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, और वो खुद इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट से अगर पास हो रहा होगा तो उसका तो टॉर्क 0 बनेगा। इसका मतलब अगर ये POR होगा, फोर्स यहीं से पास कर रहा, तो इसका टॉर्क क्या बन जाएगा, 0, टॉर्क 0 बनेगा। और टॉर्क 0 बनता है, इसका मतलब ये होता है इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम will be conserved। एंगुलर मोमेंटम इसका जो होगा वो कंजर्व रहेगा, तो ये एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये देखना है कि जो भी यहां पर बन रही होंगी चीजें, ये देखो बहुत दूर है, तो इससे हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जब ये दूर होगा तो वहां पर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पहले इक्वेशन लिखेंगे, UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF, ऐसा बनेगा। UI हमारे पास क्या है, 0 है, दूर है एक दूसरे से, और ये बन जाएगा हाफ mu स्क्वायर से अप्रोच कर रहा है ये इधर की तरफ। फाइनली अगर देखेंगे तो r मिनिमम पर आ जाएंगे, तो k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई में r मिनिमम बनेगा, प्लस यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी, तो वो होगी हाफ mv स्क्वायर। अब हमारे पास यहां एक इक्वेशन मिल गई जिसमें r मिनिमम है, लेकिन एक और वेरिएबल मिल गया जो हमारे पास नहीं है, वो क्या दिया गया है, वो हमारे पास है v स्क्वायर। v स्क्वायर के लिए क्या लगाते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाएंगे तो क्या होगा, देखो यहां से इस केस में क्या होगा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इसकी क्या लिखी जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो लिख देंगे हम लोग MUD, ये होगा इनिशियल। फाइनल लिखेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये r मिनिमम ही आएगी,
तो एम वी यहां पर लिखा जाएगा आर मिनिमम, ये ऐसा बनेगा। तो अगर यहां से हम लोग आर मिनिमम की वैल्यू निकाल लें, पूछा क्या है उन्होंने, फाइंड मिनिमम सेपरेशन वी की वैल्यू निकाल लो, ये बनेगा। अगर यहां से हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, एम यू डी डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, ये m इंटू में r मिनिमम बनेगा, ये बन जाएगा। तो पहली इक्वेशन जो हम लोगों ने लगाई, वो पहली इक्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन यहां पर इस पॉइंट के अबाउट अगर हम इसे POR ले लेते हैं तो इसके अबाउट टॉर्क तो जीरो बनेगा, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो उसी से पास हो रहा है, तो इसका नेट टॉर्क जीरो बनेगा। तो वहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो वहां से v मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है, ये v की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है और k कैपिटल क्यू की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, r मिनिमम मिल जाएगा। ये भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था वो हम बता रहे हैं, जो आगे की सोल्यूशन है वो मैथ्स है, वो सॉल्व कर लेंगे। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर कई सारे चार्जेस दिए गए होते तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है। जैसे मान लेते हैं n नंबर ऑफ चार्जेस दिए गए होते हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कि अगर n नंबर ऑफ चार्जेस दिए गए होंगे तो चार्ज पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी हम लिखना जानते हैं कि Q1 Q2 बाई आर, तो उससे रिलेट करके इसे लिख पाएंगे। तो वो n अगर दिए गए हैं तो इसे लिख सकते हैं nc2, n में से 2 को चुन लिया तो ये बन जाएगा, देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल, यहां बनेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसा बनेगा। इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, 2 बनेगा, क्योंकि n माइनस 2 फैक्टोरियल बनेगा, नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। अब अगर ये इतने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर एक कॉन्सेप्ट इस तरह से लगाया जाता है कि अगर n नंबर ऑफ चार्जेस दिए गए होंगे, u लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, u 1 2 का लिखेंगे, u 1 3 का लिखेंगे, फिर 1 4 का लिखेंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या लिखेंगे, 1n का लिखेंगे। इसी तरह से u यहां पर लिखा जाएगा, 2 1 का तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 2 का लिखा जाएगा। यहां पर लिखेंगे तो 2 3 का लिखा जाएगा, प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। यहां पर u 2 लिखा जाएगा, n का लिखा जाएगा, और लास्ट में इसी तरह से अगर हम आगे चलेंगे तो u n माइनस 1 और n का लिखा जाएगा। ये इस तरह से बनेंगे, क्योंकि यहां पर जो रिपीट होने वाले हैं वो रिपीट होंगे। देखो यहां पर क्या होगा, 1 2 रिपीट हुआ तो यहां पर भी 2 1 आएगा, तो 2 1 आएगा तो वो कैंसिल होगा, उसे हम लिख ही नहीं रहे। इन सबका अगर सम किया जाए तो सम करेंगे कुछ इस तरह का बनेगा। ये सम यहां पर सम बनेगा n माइनस 1 और यहां पर बनेगा देखो n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बनेगा। ये सम बनेगा टोटल। इसको हम अगर सम करें तो क्या लिख सकते हैं, तो अगर इसको सम करेंगे तो यहां से निकल के आएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, ये अलग अलग टर्म बने हुए हैं। ये n का जो सम होगा 1 2 3 1 2 3 बनेगा, तो ये जो n होंगे इन सबको हम सॉल्व करेंगे। n को सॉल्व करते चले जाएंगे, n को n टाइम्स जोड़ लेंगे, ठीक है, तो वो n स्क्वायर टाइम्स बन जाएगा। देख लेते हैं, तो ये n स्क्वायर टाइम्स बनेगा, माइनस 1 2 3 तक जोड़ते चले जाएंगे तो बनेगा n इंटू में n प्लस 1 बाई 2 बन जाएगा, ऐसा बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 2n स्क्वायर माइनस यहां बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n और डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 2, तो 2n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय में 2 बनेगा। तो अगर n कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास ये वैल्यू 2n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 नहीं होगा, ये क्या बनेगा, n स्क्वायर बचेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें देखो n माइनस 1 बाई 2 मिलेगा। चाहे जैसे सॉल्व कर लेते सेम वैल्यू निकल के आ रही होंगी। तो जब भी कभी n नंबर ऑफ चार्जेस दिए गए होते हैं और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पहले देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स बन रहे हैं। हर एक टर्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, फिर उनको समराइज कर लेंगे, मतलब उनको सबसे पहले हम ऐड करेंगे, अलजेब्रिकली सम होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर चार्जेस जो लिखे जाएंगे वो विद साइन लिखे जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इस पर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ए, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब 4 दिए गए हैं, यहां पर कुछ इस तरह का है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के यहां कहीं पर एक चार्ज दिया गया है क्यों,
यहां पर चार्ज क्यों है, यहां चार्ज क्यों, यहां चार्ज क्यों है, और ये क्यों चार्जेस दिए गए हैं, और इसकी साइड लेंथ दे रखी है ए, तो इसकी साइड लेंथ दे रखी है ए। तो कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो 4 हैं, इसको तो देखना भी बड़ा आसान है। एक ये पेयर बनेगा, देखो तो ये एक पेयर बन जाएगा, दूसरा पेयर देखो ये बनेगा, 2 पेयर हो गए, तीसरा पेयर देखो ये बनेगा, 3 पेयर हो गए, चौथा पेयर ये दोनों बना लेंगे। ठीक है, तो ये 4 पेयर सीधे सीधे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको सोल्यूशन करें तो यहां से लिख सकते हैं u इज इक्वल टू k इंटू में q इंटू क्यू स्क्वायर बनेगा और डिवाइडेड बाई में बन जाएगा a। ऐसे कितने टर्म मिले, 4 मिले, प्लस अब यहां पर कुछ छूट गए, कौन कौन से, जैसे ये वाला पेयर छूट गया, ये पेयर छूट गया, ठीक है, और ये वाला पेयर छूट गया। इन दोनों को देखें तो इनके बीच का सेपरेशन कितना, a√2 है। तो 2 हैं ऐसे पेयर जिसमें k क्यू स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन a की जगह पर a√2 हमें लिखना होगा। सॉल्व कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या निकल के आएगा यहां से, देखो तो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में a बनेगा, यहां पर बन जाएगा 4 प्लस यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है √2, इसे कैंसिल करवाएंगे √2 बनेगा, और यहां पर a लिखा ही गया है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। चाहे तो इसमें से कुछ कॉमन भी निकाल लेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं कॉमन। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं अगर चार्ज पार्टिकल दिए गए हों। 4 यहां दिए गए थे, तो 4 में बनेंगे कितना, तो 4c2 की वैल्यू कितनी आती, 6 आती है। तो 4 तो हो गए a वाले, 2 हो गए √2a वाले। इसको आगे बढ़ा के लिखते हैं। यहां पर दिया गया है एक अगला क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का वर्क डन अलग अलग निकालना है। कह रहे शिफ्ट करना है, इसको यहां से यहां शिफ्ट कर देना है। तो इसको जब यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन जो होगा, मतलब जो डिफरेंस निकल के आएगा वही वर्क डन होगा। तो यहां से निकाल सकते हैं W एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होगा वो तो डेल्टा U होगा, और U फाइनल माइनस U इनिशियल से लिखा जाता है। तो U फाइनल क्या होगा, फाइनल ये यहां आ जाएगा। तो जब यहां आएगा तो इनमें पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर तो ये बनेगा, उसे लिख देंगे k क्यू स्क्वायर बाई a/2, तो ये a/2 बनेगा। ठीक है, ये पेयर बनेगा, दूसरा ये पेयर बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। एक पेयर इन दोनों का बनेगा, वो क्या लिखा जाएगा, k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में a बनेगा। तो ये तो हो गया फाइनल। अब अगर माइनस लगा करके इनिशियल लिखे तो इनिशियल कितनी है, तो इनिशियल लिखेंगे तो इन दोनों का पहले लिख लेते हैं, तो वो बन जाएगा k क्यू स्क्वायर बाई में बन जाएगा a। ठीक है, ये इन दोनों का हो गया। इसका लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, ये भी लिखा जाएगा k क्यू स्क्वायर बाई ए, और उधर वाले का लिखा जाएगा वो भी k क्यू स्क्वायर बाई ए लिखा जाएगा। देखो ठीक है, तो ये k क्यू स्क्वायर बाई ए, ये एक पेयर बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा इनिशियली, और फाइनल पेयर बनेगा एक पेयर ये बनेगा, और एक ये इन दोनों का पेयर बन जाएगा। इस तरह से सॉल्व करके वैल्यू नोट कर लेंगे। अब इनको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू क्या बनने वाली है, तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के बराबर होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या निकल के आने वाला है, ये बनेगा 2q स्क्वायर बाई ए, और यहां बनेगा 3, ऐसे बनेंगे। तो ये बन जाएगा 2k स्क्वायर बाई ए प्लस k स्क्वायर बाई में a बन जाएगा, और माइनस 3k स्क्वायर बाई में क्या बन जाएगा, a बनेगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, तो ये वैल्यू मिल रही है, ये ऐसा हुआ, ये 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई कराया गया था, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 बनेगा। एक बार फिर से ये 4 बनेगा, यहां से ध्यान से देखेंगे, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 2 4 बन जाएगा। तो ये 4 हो गया, तो ये 5 बनेगा, 3 जाएगा तो 2k स्क्वायर डिवाइडेड बाई में a बनेगा। ये किसका वर्क डन होगा, W एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा। और अगर हम यहां से लिखते हैं वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्या लिखा जाएगा, तो माइनस k स्क्वायर बाई में लिख देंगे a मल्टीप्लाई बाई 2, या 2k स्क्वायर बाई a लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम नोट कर सकते हैं कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसी बेस पर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड ए मिनिमम वैल्यू ऑफ v की मिनिमम वैल्यू बताओ, सो दैट माइनस q गेट्स आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q एंड नेदर कम्स बैक। ये वापस ही ना आए, चला जाए, यहां से वापस ना आए, चला जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, तो हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक,
तो इनिशियली अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी होगी, इन दोनों की और इन दोनों की होगी। लिख देते हैं, क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा के क्यू बाई में लिखा जाएगा एल, और यहां पर लिखा जाएगा कैपिटल क्यू माइनस होगा, और ये दो होंगे, एक पेयर ये बनेगा एक पेयर ये बनेगा, प्लस लगा लेते हैं साथ में किनारे वालों का लिखा जाएगा, तो वो क्या लिखा जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में बन जाएगा एल एल 2L बनेगा, ये हो गया। प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के पास तो है नहीं, इसके पास है, तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। यही भी हमें बताना है, बराबर लिखते हैं आगे। यू फाइनल मतलब फाइनल पर जब चले जाएंगे तो फाइनल पर ये चार्ज चला जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन इन दोनों पर आएगा नहीं, लेकिन इन दोनों की तो लिखी जाएगी, तो इन दोनों की लिखी जाएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2L, और प्लस साथ में फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर लिखेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पर जा चुका है, वहां तो कोई एनर्जी होगी नहीं, रुक जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पर इन दोनों में से कोई चल नहीं रहा, फिक्स है, तो ऐसा बनेगा। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्या बनेगा देखो, यहां पर के क्यू स्क्वायर बाई 2L कैंसिल हो जाएगा, यहां से अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय में L बनेगा। समझ में आया। अगर यहां से v की वैल्यू निकाली जाए तो 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय में बन जाएगा ml का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगी वैल्यू। और चला जाए वापस ना आए, ये किसका कॉन्सेप्ट होता था, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती थी, वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी पार्टिकल को दे दी जाती थी, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता था। तो यहां पर इसके लिए ये हो जाएगी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। अगर बात किया जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन दिया गया फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, तो 6 है, 6c2 में कितना बनेगा, तो ये बनेगा 6 का फैक्टोरियल 6 हो गया, और उसके बाद बनेगा 5, ठीक है, और फिर यहां पर बन जाएगा 4 को हटा देते हैं, यहां 2 बनेगा, तो यहां बन जाएगा 15 नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। जोड़ते हैं 15 नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, तो जितने बने उनको हम नोट करते चले जाएंगे इस बार। सबसे पहला सॉल्यूशन u इज इक्वल टू, सबसे पहले ये देखते हैं L लेंथ वाले जो पेयर बनेंगे दो के, वो कितने बनेंगे, पहला 1 2 3 4 5 6, ये 6 बनेंगे। इन 6 के 6 को लिख लेते हैं, ये 6 बनेंगे, इन 6 को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये निकल के आएंगे 6 टाइम्स के क्यू स्क्वायर, क्योंकि Q1 इंटू Q2 दोनों क्यू हैं, और डिवाइडेड बाय में L बनेगा। चलो ये 6 तो लिख दिए। दूसरे देखते हैं बाकी के कौन से बन रहे होंगे, तो बाकी के देखो ये बनेंगे, एक ये बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, दूसरा देखो ये वाला बनेगा, ठीक है, तीसरा देखो ये वाला बनेगा, चौथा देखो ये वाला बनेगा, ठीक है, पांचवा देखो तो ये वाला बनेगा, और छठवां देखो तो ये वाला बनेगा, ठीक है। 6 फिर से ये बनेंगे। लेकिन अब एक दिक्कत ये है, इनकी डिस्टेंस हमें पता है नहीं, तो अगर इनकी डिस्टेंस पता नहीं तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डिस्टेंस लिखनी होगी, मतलब कि एक को छोड़ करके दूसरा वाला चार्ज जो बनाएगा पेयर पोटेंशियल एनर्जी का, उसकी डिस्टेंस कैसे लिखी जा सकती है। तो उम्मीद है ये चीज याद होगी कि यहां से अगर सामने वाली लाइन खींची जाती है, ये L और L है, तो ये आता है √3 × L। सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं। यहां पर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इधर ही देख लेते हैं। इस ट्रायंगल को बनाते हैं, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, यहां पर ये सीधी लाइन ड्रॉ की गई है, ये ऐसा है। ये मान लेते हैं x दिया गया, नहीं पता, क्योंकि यहां पर जो एंगल बनेगा 120 डिग्री का बनेगा, तो ये कितना बनेगा 30 डिग्री, और ये वाला कितना बनेगा 30 डिग्री। ये L दिया गया, ये L दिया गया। साइन रूल लगाएं तो लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय में साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू, दूसरा अगर लगाया जाता है तो दूसरा L लिख लो, कोई साइन 30 लिख लो, तो ये बन जाएगा देखो x डिवाइडेड बाय में, यहाँ x डिवाइडेड बाय में √3/2 बनेगा, और यहां बन जाएगा L, यहां बनेगा 1/2, 2 से 2 कटेगा, देखो x की वैल्यू वही निकल के आई √3 × L। तो इस तरह से L की वैल्यू हम निकाल सकते हैं x की, L के टर्म में। ये ऐसा हो गया। तो 6 ये पेयर बने, 6 बन जाएंगे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में L मतलब √3 × L वाले बनेंगे, प्लस कितने हो गए 12, 3 और बचे। 3 कौन से बनेंगे, तो 3 यहां से देखते हैं, ऐसे ये वाले 3 बनेंगे। 3 यहां से इस तरह से बन रहे होंगे,
एक तो ये बनेगा, देखो ठीक, ये डिस्टेंस कितनी होगी तो ये जानते हैं, ये अगर इसे इधर खींच दिया जाए, इसे इधर खींच दिया जाए तो ये वाले डिस्टेंस एल एल सारे 60 डिग्री के एंगल बनते हैं, तो ये भी एल होता है, ये भी एल होता है, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल होता है, मतलब 2L वाले डिस्टेंस बनेंगे। तो 3 खींचे गए हैं डायगोनल, तो 3 डायगोनल खींचे गए तो 3 पेयर ये बनेंगे, तो यहां लिख देंगे 3 इंटू क्या लिखा जाएगा कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में बीच का सेपरेशन, सेपरेशन क्या लिखा जाएगा 2L, ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। नंबर ऑफ पेयर्स पहले ढूंढेंगे, फिर डिस्टेंसेस देखेंगे, उसके बाद जितने पेयर्स बन रहे होंगे सबको ऐड करते चले जाएंगे। अब यहां पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर जो ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या है, हर एक कॉर्नर के ऊपर चार्ज क्यों रखा गया है जिसकी साइड लेंथ a हमें दे रखी है। क्वेश्चन ये है कि इसकी इस सिस्टम की इक्विपोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो पहला पॉइंट तो यहां पर लिखा गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बी पॉइंट अलग से और लिख देते हैं। बी पॉइंट क्या है, साइड लेंथ अगर 2a हो जाए, साइड अगर 2a हो जाती है तब हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये भी कैलकुलेशन करनी है। तो ये खुद ही करेंगे, होमवर्क है ये आज का। तो कैलकुलेशन वाले बीच के कुछ पोर्शन हो गए और ये क्वेश्चन हो गया, ये होमवर्क है, ये खुद ही ट्राई कर सकते हैं। आगे हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। रियल लाइफ में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, इन सब के बारे में बात की जाएगी। तो तब तक के लिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। इस पर जितने भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उनको सॉल्व कीजिए। मिलेंगे अगली